नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, उत्तराखंड रिवीजन क्लासेस महाकुंभ में आपका स्वागत है। आज है भाग 5 और लगातार ये सीरीज आपको दी जा रही है, उत्तराखंड रिवीजन महाकुंभ, साथ ही सामान्य हिंदी रिवीजन महाकुंभ और जल्दी ही जीएस की रिवीजन महाकुंभ क्लासेस भी आपको मिलेंगी। और साथ ही हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो तो कंटिन्यू है, यूके जीके टेस्ट, सामान्य हिंदी टेस्ट और जीएस की टेस्ट सीरीज, इनको आप फॉलो कीजिएगा। ग्रुप सी एग्जाम्स में निश्चित सफलता के लिए या उत्तराखंड पीसीएस लोअर पीसीएस प्री एग्जाम आप दे रहे हैं तो बहुत बेहतरीन तैयारी आपकी इन क्लासेस से हो जाएगी। तो देखिए, उत्तराखंड रिवीजन क्लास 4 में हमने देखा था कि किस प्रकार से हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात मध्य हिमालय में आपका पौरव वंश जन्म लेता है। ब्रह्मपुर राज्य की हमने बात की, उसके साथ साथ उसके समकालीन कुछ राज्य थे जैसे कि गोविशंग राज्य था और आपका शत्रुघ्न राज्य था। फिर उसके बाद उत्तराखंड में जो उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश था वो जन्म लेता है, जिसको हम कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश के नाम से जानते हैं, जिसका उद्भव 700 ईस्वी के आसपास हुआ था। इसके बाद देखिए, हमने देखा कि कैसे बसंत देव ने इसकी स्थापना की थी और बसंत देव से होकर ये कारवा आगे बढ़ा। उसके बाद सलोणादित्य वंश आता है इसमें, और सलोणादित्य का जो राजा था लास्ट सुभिक्ष राजदेव, ठीक है। तो वहां तक हमने देख लिया था। जो कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम राजा था सुभिक्ष राजदेव, इसी ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से आपका तपोवन में स्थापित की। और बाद में इसका एक वंशज आता है नरसिंहदेव, जो बैजनाथ में राजधानी ले जाता है, ठीक है। और बाकी देखिए, जनश्रुतियों के अनुसार ये बोला जाता है कि जो कत्यूरी वंश का अंतिम राजा था वो बीरम देव था, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है, एग्जाम जो क्वेश्चन बनाए पिछले एग्जामों में वहां पर आयोग ने वीरम देव को ही माना है सही। तो कत्यूरी वंश का अंतिम शासक जो था वीरम देव या बीरम देव था, और ये बहुत ही अत्याचारी शासक था ऐसा बोला जाता है। और कत्यूरी वंश का नाश भी इसीलिए हुआ क्योंकि इसके अत्याचार से पब्लिक बहुत ज्यादा त्राही त्राही हो चुकी थी। तो इस वजह से इसका मतलब ज्यादा वंश टिक नहीं पाया, तो यहीं पे कत्यूरी वंश समाप्त होता है ऐसा बोला जाता है। अब ये तो हमने कत्यूरी वंश आप भाग 4 में देख चुके हैं। मैंने आपको प्रत्येक राजा के बारे में बताया, शासक के बारे में बताया, किसका ताम्रपत्र मिला, किसका क्या मिला है, जितने भी की पॉइंट बन सकते थे एग्जाम के लिए वो मैंने आपको पार्ट 4 में बता दिए। आज इस भाग में हम देखेंगे कत्यूरी शासन व्यवस्था को। अब कत्यूरी जो शासन था भैया, इसको सबसे पहले तो धर्म राज्य कहा जाता था, ठीक है, धर्म राज्य, या इसको राम राज्य भी कहा गया है। राम राज्य का मतलब ये था क्योंकि यहाँ पर जितने भी राजा हुए वो अपने सुविधाओं से पहले या अपने सुख से पहले प्रजा के सुखों के बारे में, प्रजा के हितों के बारे में सोचते थे। इसलिए कार्तिकेयपुर वंश को या कत्यूरी शासन को धर्म राज्य या राम राज्य भी कहा गया। लेकिन बाद बाद में ना, तो जैसे हम जब चंद शासन में भी जाएंगे तो वहां पे एक कहावत आएगी, उमर भई 80 बुद्धि गई 90। तो एक राजा के बारे में कहावत आएगी। ऐसे जब समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा तो उत्तरवर्ती जो हमारे कत्यूरी शासक थे उनकी बुद्धि भ्रष्ट होने लगी, जिस कारण ये साम्राज्य तितर बितर तो हुआ ही, उसके साथ साथ इसका पतन भी हो गया, ठीक है। और ये बहुत ही छोटी शाखा के रूप में रह गया, नहीं तो बहुत बड़ा एक साम्राज्य था कत्यूरी शासन या कार्तिकेयपुर राजवंश मध्य हिमालय का, जो बाद में बहुत छोटा हो जाता है। फिर चंद वंश और परमार वंश की धाक रहेगी पूरे उत्तराखंड में, लेकिन इनकी धाक को भी आईना दिखाएंगे गोरखा आगे बाद में। तो बड़ा ही आपको इंटरेस्ट आएगा और कुछ दिनों में हिस्ट्री की क्लास खत्म हो जाएंगी। उसके बाद उत्तराखंड जिला दर्शन का महाकुंभ आएगा, बड़ा मजा उसमें भी आने वाला है। चलिए, तो धर्म राज्य राम राज्य कहा जाता है कत्यूरी शासन व्यवस्था को। और सबसे महत्वपूर्ण की पॉइंट ये है भैया इनके टाइम पीरियड की, कि कत्यूरी वास्तुकला एवं स्थापत्य कला जो थी वो बहुत चरम स्थिति पे थी। यानी कि इस टाइम पे जो मंदिर बने भैया, और जो मंदिर आज भी मौजूद है ना, वो हाई लेवल थे, बहुत ही ज्यादा उत्कृष्ट कोटि के थे। इसीलिए कत्यूरी शासन काल को स्थापत्य काल कला का या वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। अब देखिए, वास्तुकला और स्थापत्य कला का मतलब यह, वास्तुकला में आपका मूर्तियां वगैरह आ जाती हैं, है ना, और स्थापत्य कला में सभी चीजें आ जाती है, जैसे इनके टाइम के बनाए हुए जो कोई नौले होंगे, इनके बनाए टाइम के जो मंदिर होंगे, और भी जो चीजें हैं वो सभी इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। और जो इनके अधिकांश मंदिर बने हैं वो नागर शैली के मंदिर बने हैं। आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, उत्तर भारत के जो अधिकांश मंदिर हैं वो नागर शैली में बनते हैं, ठीक है। मंदिरों की भारत के दृष्टिकोण से मैं बोलूँ तो भारत में मंदिरों की जो निर्माण शैली है वो 3 प्रकार की है, जिसमें उत्तर भारत में हमको देखने को मिलती है नागर शैली। नागर शैली में जो है हमारे छत्र युक्त मंदिर होते हैं, जो आपने देखा होगा, जो हम बचपन में चित्र बनाते हैं। देखिए, ऊपर का जो तिकोना भाग बनाते हैं, ये मंदिर का फ्लैग हो गया, ये देखिए मंदिर का जो ऊपर का छत होता है ना, तो ये शिखर युक्त छत होते हैं हमारे। तो ये हमारी नागर शैली कहलाती है, ठीक है।
इसके बाद जो दूसरी प्रचलित शैली है भारत में, ये नागर शैली हो गई। दूसरी है हमारी द्रविड़ शैली। तो साउथ इंडिया के जो आपको मंदिर दिखेंगे मोस्टली वो द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। और साउथ में जो नागर शैली के मंदिर हैं उनके जो शिखर हैं उनको विमान शैली कहा जाता है। जैसे हमने निम्बर को पढ़ा ना, निम्बर ने विमान मंदिर वगैरह स्थापित कराए थे, है ना। तो इसके बाद फिर देखिए एक नई शैली और विकसित हुई भारत में, तीसरी शैली जो इनका मिक्सर था नागर और द्रविड़ शैली का, जो था बेसर शैली। ठीक है, तो भारत में मुख्यतः इन तीन शैलियों के मंदिर पाए जाते हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। और उत्तर भारत में ज्यादा मोस्टली क्या होते हैं आपका नागर शैली के ही मंदिर देखने को मिलेंगे। फिर उसमें जो लोकल इन्फ्लुएंस है वो आ जाएगा कि मतलब जैसे हमारे कत्यूरी शैली आ जाती है, उसके अलावा हमारी फासड़ा शैली आ जाती है, वल्लभी शैली आ जाती है। ठीक है, और उसके अलावा हमारे देखिए मंदिरों में भी दो प्रकार के मंदिर प्रचलित थे, एक छत्र युक्त मंदिर था, एक शिखर युक्त मंदिर था। तो आपको ये याद रखना है कत्यूरी शासन काल को वास्तुकला और स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, ये तो आपको याद रखना है। नागर शैली का प्रचलन था, पत्थर और लकड़ियों से निर्मित मंदिर ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, पत्थर और पाषाण और काष्ठ, आपको काष्ठ देगा वो, काष्ठ मतलब लकड़ी, पत्थर और लकड़ी के बने मंदिर ज्यादा थे। अब देखिए इसमें दो प्रकार के मंदिर थे, एक था छत्र युक्त मंदिर और एक शिखर युक्त मंदिर। छत्र युक्त मंदिर में आपका देखिए आप कह सकते हैं कि जो हमारे छत्र युक्त में आपका केदारनाथ मंदिर है, केदारनाथ मंदिर का आप टॉप देखेंगे ना, टॉप में आपको एक ऐसी संरचना दिखाई देती है अलग सी चौकोर टाइप की, है नी, उसको बोलते हैं छत्र युक्त संरचना। शिखर युक्त आपका जैसा मैं आपको बता चुका हूँ सीधे जो बनते हैं, जैसे कि मैं अगर छत्र युक्त मंदिरों के एग्जाम्पल की बात करूँ तो राज्य में जैसे हमारा, अगर आप चमोली के गोपीनाथ गए हैं, ठीक है, गोपीनाथ जो मंदिर है वो आपका छत्र युक्त मंदिर है। केदारनाथ मंदिर जो है वो आपका छत्र युक्त मंदिर है। हालांकि ये दोनों ही मंदिर नागर शैली में बने हुए हैं, इस चीज का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भैया आपका जो बागनाथ मंदिर है, बागनाथ मंदिर, ठीक है, जहां पर आपका बागनाथ मंदिर में मुलाकात हुई थी ना, जब हम राजूला मालुसाई लोक गाथा पढ़ते हैं तो यहाँ पे मुलाकात हुई थी हमारे रंगीलो बैराट के राजा की और भोट प्रदेश की राजा की। तो ये बागेश्वर का बागनाथ मंदिर हमारा। इसके अलावा जो हमारा देवलगढ़ वाला मंदिर है, ठीक है, अल्मोड़ा स्थित नंदा देवी का मंदिर है, जो रंगी आठ का मंदिर है, ये सभी छत्र युक्त मंदिर है। शिखर युक्त मंदिरों में हमारे कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे कि बैजनाथ, जो कत्यूर घाटी में, मेन कत्यूर घाटी का जो मंदिर है बैजनाथ मंदिर गरुड़ में, ये बैजनाथ मंदिर आपका शिखर मंदिर है, शिखर युक्त मंदिर। अगर आपने बैजनाथ के मंदिर देखे नहीं है तो आप गूगल करके देख लो, समझ में आ जाएगा आपको कि छत्र युक्त क्या होता है। आप केदारनाथ देखना और बैजनाथ का मंदिर देखना, ऊपर का जो टॉप है उसमें जो डिफरेंस है वही है आपका छत्र और शिखर का डिफरेंस। ठीक है, समझ गए होंगे। इसके अलावा देखिए बैजनाथ हो गया, जागेश्वर के जो मंदिर है, जागेश्वर मंदिर भी आपके शिखर युक्त मंदिर है, जागेश्वर वाले जो मंदिर है ना। और आपका जोशीमठ वाला मंदिर है, आदि बद्री का मंदिर है, और कटारमल जो मंदिर है, ये सभी हमारे। और द्वारा हाट का गुजरदेव मंदिर जो है, गुजरदेव, ये भी बहुत फेमस है। द्वारा हाट को मंदिरों की नगरी कहा जाता है, उसमें गुजरदेव जो मंदिर है ये आपका शिखर युक्त मंदिर का उत्कृष्ट एक उदाहरण है। ठीक है, इसके अलावा भैया आपका बहुत से देखिए इनकी मूर्तियां भी मिलती है हमारी कत्यूरी शासकों की। इनकी हर और गौरी की ज्यादा मिलती है। हर मतलब हर, देखिए इस चीज को समझे, हर मतलब शिव, ठीक है, शिव, हर का मतलब शिव होता है और हरि का मतलब विष्णु होता है। इस चीज का ध्यान रखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो शैव भक्त थे वो हरिद्वार कहते थे, हरिद्वार को। शैव भक्त जो थे वो इसको हरिद्वार कहते थे, क्योंकि इसी जगह से प्रवेश शुरू हो जाता था केदारनाथ बाबा का। और विष्णु के भक्त इस प्लेस को कहते थे हरिद्वार। हरि मतलब विष्णु भगवान का, बद्रीनाथ का यहाँ से रास्ता शुरू हो गया। यानी कि दोनों ही मंदिर हमारे उत्तराखंड के दुर्गम हिमालय के पाद में बसे हुए थे। एक बद्रीनाथ था जो वैष्णव भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, और एक केदारनाथ जो महत्वपूर्ण है, मतलब दोनों मंदिर अभी भी हैं। तो हर हर और हरि का अंतर समझे, तो हर और गौरा की मूर्तियां ज्यादा मिली हमको कत्यूरी काल की। ठीक है, इसलिए मैंने बोला वास्तुकला, यानी कि गौरा और शिव, यानी कि शिव पार्वती की मूर्तियां ज्यादा प्राप्त हुई हैं कत्यूरी काल की। और इतनी सुंदर ये मूर्तियां हैं, जैसे आजकल देखिए इतने इक्विपमेंट हमारे पास, उन इक्विपमेंट में तो डायरेक्ट ढाला जाता है, लेकिन उस समय तो कुछ ऐसे इक्विपमेंट होंगे नहीं, मशीनरी होगी नहीं। उसके बावजूद जिस, बोल सकते हैं मूर्तिकार ने इनको आकार दिया होगा वो कितना टैलेंटेड होगा। ठीक है, इसीलिए भैया वास्तुकला का और स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है कत्यूरी शासन को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया आपका क्लियर, जो इनका हमारा स्थापत्य कला थी, साथ ही मंदिर शैली वगैरह थी। ये आई होप कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं, कत्यूरी शासन के कितने प्रकार के मंदिर मिलते हैं, तो दो प्रकार के मिलते हैं। और अधिकांश मंदिर कत्यूरी काल में किस शैली में निर्मित है, ऑप्शन आ जाएगा नागर, बेसर, द्रविड़ शैली। तो आपको याद रखना नागर शैली में बने हैं। ठीक है,
अब बात करते हैं भैया इनके शासन की। तो इनका जो राज्य था, देखिए राज्य का नाम तो भाई कार्तिकेयपुर राज्य था, लेकिन फिर भी इन्होंने पूरे प्रांत को 5 विषयों में विभाजित किया था। ठीक है, 5 विषय थे इसमें। मतलब जैसे आज जिले हैं उत्तराखंड में 13 जिले हैं, उसी समय वैसे मान लो कि उसमें कत्यूरी शासन में 5 विषय थे। पहला विषय तो कार्तिकेयपुर विषय ही था, जो जोशीमठ से गोमती के बीच फैला हुआ था। जोशीमठ चमोली से लेकर, ये ध्यान से समझिएगा इसको, जोशीमठ। अब देखिए मैप से मैं समझाऊं आपको, तो ये हमारा प्यारा उत्तराखंड भाई, और प्यारा उत्तराखंड में हमारा ये आ गया आपका चमोली का रीजन। ठीक है, चमोली हमारे यहाँ पे हो गया, ये चमोली हो गया भाई यहाँ। और जोशीमठ की मैं बात करूँ तो जोशीमठ हमारा बिल्कुल बद्रीनाथ वाले रास्ते में यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से लेकर आपका जो बागेश्वर है, ठीक है, बागेश्वर यानी कि इधर आ जाएगा पिथौरागढ़ के यहाँ पे बागेश्वर, इस वाले रीजन तक का जो एरिया था वो आपका कार्तिकेयपुर विषय था। इतना जो क्षेत्रफल था कार्तिकेयपुर राज्य का था। उसके अलावा इसी के अधीन जो टंगणपुर विषय था, अलकनंदा भागीरथी के संगम से लेकर ये जो आपका पूरा ऊपर का एरिया था। अलकनंदा भागीरथी का संगम कहाँ पे होता है, तो ये आपका आप देखेंगे ध्यान से, अगर मैप रीडिंग करना आपको आता है तो टिहरी में आ जाते हैं हम इधर की तरफ। ये टिहरी में यहाँ पे आपका आते हैं तो देवप्रयाग आता है। देवप्रयाग से लेकर ऊपर तक का एरिया है, देखिए भागीरथी और अलकनंदा का। चमोली से आपके अलकनंदा आ रही है और गौमुख से भागीरथी, ये वाला पूरा आपका टंगणपुर विषय था। ठीक है, इसके बाद देखिए थोड़ा मैप बना देता हूँ, मैप से ना बहुत देर तक याद रहता है। ठीक है, ये उत्तराखंड है। अंतराग विषय अगला जो हमारा विषय था, 5 विषय थे ना, तो अंतराग विषय जो था भागीरथी अलकनंदा का मध्यवर्ती क्षेत्र। अब देखिए भागीरथी आपका यहाँ से आ रही है, अलकनंदा यहाँ से आ रही है चमोली से। ठीक है, इसका मध्यवर्ती क्षेत्र, यानी कि इसी के बीच में टंगणपुर के बीच में कहीं ना कहीं अंतराग विषय भी रहा होगा उस समय। ओके, इसके बाद जो अगला विषय था ऐशाल विषय। ऐशाल विषय की मैं बात करूं तो ऐशाल जो था हमारा भागीरथी और यमुना का मध्यवर्ती भाग। देखिए आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, भागीरथी भाई ये हमारा उत्तरकाशी आ गया, और उत्तरकाशी में हमारा गोमुख से आई यमुनोत्री इधर हो गया हमारा, और आपका गंगोत्री इधर हो गया। ठीक है, यहाँ से आई हमारी भागीरथी, और यहाँ से हमारी आई भैया यमुना नदी, जो कि ये देखिए सीमावर्ती क्षेत्र में आते देहरादून के ना। तो यमुना और ये जो हमारा गंगा के बीच का क्षेत्र था, तो ये कहलाता था ऐशाल विषय। ठीक है, उसके बाद था मायापुर विषय। मायापुर विषय को मायापुर हाट भी बोला गया, मायापुर हाट। ठीक है, और ये मायापुर हाट भैया आपका, ये इसका मेंशन तो नहीं मिलता हमको बहुत सी जगह शिलालेखों में या किसी भी ताम्रलेख में, कहीं पता नहीं चलता। लेकिन जनश्रुतियों में, जैसे कि वीरम देव की बात होती है ना, अंतिम शासक था जो वीरम देव था, कत्यूरी वंश का अत्याचारी शासक। तो इसी प्रकार से बात होती है कि जो 5वां विषय है ये मायापुर हाट था। और मायापुर हाट हरिद्वार का निकटवर्ती जो भाबर क्षेत्र था, यानी कि हरिद्वार के जो एरियाज हैं आज की डेट में, आप कनखल से आगे की तरफ जब हम जाते हैं, रुड़की वाला जो एरिया है, फिर हमारा लक्सर का जो एरिया हो गया। ठीक है, और जो भी हमारे अन्य एरिया हरिद्वार के, मतलब यूपी की तरफ को जो एरिया बढ़ते हैं तराई वाले, उन एरियाओं को मायापुर विषय बोला गया था। ठीक है, तो ये थे भैया हमारा राज्य का निर्माण जो था, हमारे कत्यूरीपुर राज्य का या कत्यूरी प्रांत का जो निर्माण था, ये आपका विषयों से हुआ था। प्रांतों का जो शासन, जो हमारा संचालन करता था, शासन वगैरह करता था, वो ऊपरिक करता था। ठीक है, ऊपरिक, ये ध्यान रखना आपने। और ध्यान रखेंगे प्रांतों को भी अलग अलग विषयों में बांटा गया था। ठीक है, और ये 5 विषय हमको पर मिलते हैं मेरे हिसाब से जो रहा होगा। अधिकांश इतिहासकार भी बोलते हैं कि ये जो जैसे कार्तिकेयपुर विषय अलग है, टंगणपुर अलग है, तो हो सकता है कि उसी के अधीन ये कहीं ना कहीं क्या होंगे, मांडलिक राजा होंगे इन क्षेत्रों में, और ये सभी कत्यूरी प्रांत के या कार्तिकेयपुर प्रांत के ही हिस्से रहे होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रांतों का शासन जो था इस समय पे। अब आगे बढ़ते हैं। उस समय देखिए कत्यूरी काल में अलग अलग ऑफिसर्स भी थे भैया। अब देखिए प्रांतों का सिस्टम बड़ा इन्होंने अच्छे से डिवाइड किया हुआ था, तो भाई इनके जो अधिकारी थे उसमें ऑफिसर भी तो होंगे। तो सबसे पहला देखिए इसमें अलग अलग ऑफिसर्स थे। सबसे पहला जो नाम था इसमें राजात्मय था। राजात्मय मतलब राजा को जो एडवाइजरी था, आज भी जैसे नेशनल एडवाइजर होते हैं वैसे राजात्मय था उसमें, राजा को सलाह देने वाला। ठीक है, राजा को एडवाइस करने वाला, इसको राजात्मय बोला गया था, जो राजा को सलाह देता था। इसके बाद महासामंत था, ये सेना का प्रधान होता था। ठीक है, जनरल, सेना का जनरल। ठीक है, इसको कहा जाता था महासामंत। इसके बाद अगला जो पद था महाकर तृतीका। तो महाकर तृतीका जो था ये आपका इंस्पेक्शन करता था, यानी कि निरीक्षण अधिकारी था। ये बड़े बड़े निरीक्षण जो भी काम आम होते होंगे उसमें, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल बोल रहे तो हम, बड़े बड़े उसमें निर्माण कार्य होते होंगे, कंस्ट्रक्शन होते होंगे, तो निरीक्षण करता था भैया आपका ये। ठीक है, इसके बाद एक उदाधिला पद था। एक उदाधिला जो था आपका, ये सुपरिटेंडेंट जैसा पद था। ठीक है, अधीक्षक था ये, सुपरिटेंडेंट आजकल वर्तमान में, यानी कि उस समय का ये अधीक्षक था। निरीक्षक और अधीक्षक में अंतर समझें। ठीक है,
उसके बाद देखिए प्रांतपाल पद था। प्रांतपाल जो था सीमाओं की सुरक्षा करता था, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है जैसे बीएसएफ, वैसे ही सीमाओं की सुरक्षा के लिए प्रांतपाल थे उसमें, ठीक है, बॉर्डर्स को ये आपका सेव करते थे। उसके बाद अगला जो पद था सौदा भंगाधिकृत। सौदा भंगाधिकृत जो थे, ये जो राजकीय निर्माण होते थे उसकी रूपरेखा बनाते थे, यानी कि मेरे हिसाब से उस समय का ड्राफ्ट्समैन होगा ये, ठीक है, इसको उस समय का हम ड्राफ्ट्समैन बोल सकते हैं, प्रारूपकार। उसके बाद अगला जो पद था भैया वर्मपाल का पद था, घटपाल था, नरपति था। वर्मपाल कौन था भैया? तो वर्मपाल था सीमावर्ती क्षेत्रों पे, ये आपका सीमावर्ती जो बॉर्डर एरिया होते थे वहां गश्त करता था ये, ठीक है, नजर डालता था कोई मतलब ऐसी ज्यादा मतलब कोई ऐसी आवाज आई तो नहीं हो रही है, कुछ अवैध आवाज आई तो नहीं हो रही है, या कोई राज्य का कोई गुप्तचर तो नहीं घुस रहा है, कोई माल हल्का ऐसे तो नहीं हो रहा छुपा छुपा के वाला, ठीक है। तो सीमावर्ती क्षेत्रों में आवागमन पर नजर रखने वाला व्यक्ति था ये। उसके बाद अगला जो पद था घटपाल। घटपाल जो था आपका दर्रों में रहता था, दर्रे, जो दर्रे होते थे हिमालयी दर्रे, जैसे लिपुलेख दर्रा है, उसके अलावा जो भी हमारे चमोली और उत्तरकाशी में स्थित दर्रे हैं, तो दर्रों से लोग आवाजाही करते थे, तो वहां पे चेकिंग के लिए रहता होगा घटपाल, ठीक है। तो गिरी द्वारों की रक्षा के लिए ये आपका गिरी द्वार भी कहते हैं, ठीक है, गिरी मतलब पर्वत, द्वार मतलब दर्रा, रास्ता, तो गिरी द्वार की रक्षा का जो अधिकारी था वो था घटपाल, ठीक है। इसके बाद नरपति। नरपति कौन था भैया? तो नरपति जो होता था कत्यूरी काल में, ये नदी घाटों में रहते थे, जैसे आज जल पुलिस है वैसे नदी घाटों की एक हिसाब से पुलिस थी, ये मान के चलो। नदी घाटों पर जो आवागमन था उसको आसान बनाते थे ये लोग, सपोर्ट स्टाफ मान सकते हो इसको नदी घाटों का। चलिए इसके बाद जो अगला पद था भैया पल्लिका नामक पद था। पल्लिका कौन था भाई? तो पल्लिका जो होता था ये गांव को पल्लिका कहा जाता था कतूरी काल में। जो गांव होता था, ग्रामीण जो इलाका होता था, ठीक है, उसको पल्लिका कहा जाता था। इसके बाद अगला देखिए महत्तम। तो महत्तम जो था भैया आपका गांव के शासक जो उसमें रहते होंगे, गांव के जो भी मुखिया होते होंगे या गांव का जो मुख्य लोग होते होंगे, गांव के शासक को महत्तम कहा जाता था उसमें। उसके बाद तालुका। देखिए तालुका शब्द तो आज भी यूज होता है। तालुका जो थी तहसील को कहा जाता था, ठीक है, तो तहसील तालुका आज भी यूज होता है सब। कुलचारिक जो था भैया आपका तहसीलदार था उसमें, कुलचारिक तहसीलदार था। इसके बाद देखिए गोप्ता नामक एक पद था। गोप्ता जो था आपका रक्षक, गार्ड को कहा जाता था, ठीक है। इसके बाद देखिए अक्षपटलिक था एक पद। अक्षपटलिक का काम होता था अकाउंटेंट, लेखा परीक्षक था ये, लेखा परीक्षक, ठीक है। इसके बाद कोटियाल नामक एक पद था। कोटियाल जो था आपका जो किला होता था मेन, तो गढ़ रक्षक था ये, फोर्ट का गार्ड था ये, गढ़ रक्षक, यानी कि जो फोर्ट होता था मेन, उस फोर्ट का गार्ड होता था ये, ठीक है, इसको कोटियाल कहा जाता था। महादंड नायक। तो महादंड नायक कौन था? तो ये भैया आपका प्रधान सेनापति था। अभी हमने देखिए ऊपर बात की, ऊपर हमने जनरल की बात की थी, जो था महासामंत, सेना का प्रधान था वो, ठीक है। और सेना के प्रधान के बाद का जहां तक है वो पद रहा होगा ये, आपका सेनापति था ये भी, महादंड नायक। इसके बाद एक पद और था भृत्य। भृत्य जो था हमारा सेवकों को कहा जाता था, नौकर, सर्वेंट, जो भी उस समय ऑफिशियल ड्यूटी में सेवक थे, उनको सर्वेंट्स को भृत्य कहा जाता था। इसके अलावा देखिए कतूरी कालीन जो सेवा, जो सेना थी उसमें, जो फोर्स थी इनकी, आर्मी जो थी, चार भागों में डिवाइड थी। सबसे पहली थी पदांतिक। पदांतिक सेना भैया जो थी आपकी, इसको पैदल सेना कहा जाता था, पैदल सेना, ठीक है, इन्फेंट्री, पैदल सेना। उसके बाद अश्वारोही थी, यानी कि आपका अश्वारोही से साफ पता चला, अश्व मतलब घोड़ा, यानी कि घोड़े वाली सेना जो थी उसको अश्वारोही कहा गया। गजारोही मतलब हाथी वाली जो सेना होगी, जितने हाथी होंगे। और इसके बाद जो चौथी सेना थी उष्ट्ररोही भी थी, देखिए ऊंट भी यहाँ पे थे, तो ऊंट से युक्त जो सेना थी उसको उष्ट्ररोही कहा गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इनके भी देखिए प्रमुख थे, जैसे कि पदांतिक सेना का प्रमुख जो था इसमें गौलमिक इसको कहा जाता था, ठीक है, इसको भी नोट कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। इसके प्रमुख को गौलमिक कहा जाता था। अश्वारोही सेना का जो प्रमुख था उसको अश्व बलाधिकृत कहा जाता था, अश्व बलाधिकृत, ठीक है। ऐसे ही जो हमारा गजारोही सेना थी उसका जो कहलाता था वो हस्ती, क्योंकि हस्ती हाथी को भी तो कहा जाता है ना, हस्ती, हस्ती बलाधिकृत, ठीक है, हस्ती बलाधिकृत। और इसके बाद जो ऊंट वाली सेना थी इसका प्रमुख कहलाता था आपका उष्ट्रा, उष्ट्रा बलाधिकृत, ठीक है। तो ये भैया इनका सेना सिस्टम वगैरह था, आपने देखा इनका जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, सैन्य व्यवस्था थी, उसके लिए क्या इन्होंने पद किए थे और कैसे, सब चीज सुचारू रूप से चलता था, क्योंकि धर्म राज्य था और ज्यादा क्राइम वगैरह होते नहीं थे उसमें, लोग सीधे साधे थे भैया, कलयुग का आरंभ था।
आज का जैसा थोड़ी था, लोग घरों में ताले तक भी नहीं लगाते थे उस समय, चोरी नहीं होती थी, बहुत कम ऐसे केस आते थे। तो उसके बावजूद देखिए यहाँ पे आपका बहुत एक बोल सकते हैं कि आज आधुनिक युग की तरह इन्होंने सेना का वहाँ पे सिस्टम डेवलप किया कत्यूरी शासकों ने। उसके अलावा जो इतने पद इन्होंने डेवलप किए हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो वो बहुत बड़ी बात है अपने आप में, है नहीं? इसके अलावा देखिए आपका इसमें कुछ से जो हमारे आजकल पुलिस व्यवस्था होती है, इसी टाइप के 2 पद थे इसमें। दोषा आपराधिक बोलते थे। दोषा आपराधिक जो था, अपराधियों को पकड़ने वाला सर्वोच्च अधिकारी था ये, अपराधियों को पकड़ता था ये, ठीक है? मान लीजिए किसी ने क्राइम कर लिया तो उसको पकड़ने वाला जो अधिकारी था वो आपका दोषापराधिक कहलाता था। और अगला था भैया आपका दुसाध्य साधनिक। ये आपका भैया सीबीआई का प्रमुख था, ठीक है? गुप्तचर, ठीक है? गुप्तचर विभाग का प्रमुख था ये। तो इसका काम था भैया गुप्त खुफियाओं को, जो खुफिया गुप्त जो खुफिया इंफॉर्मेशन होती है उसको कलेक्ट करना और वैसा ही काम करना, ठीक है? तो ये 2 और पद थे, इसमें ध्यान रखेंगे। और बाकी इसमें देखिए जो अभी मैं बता रहा हूँ, एक सेना इसमें 2 प्रकार की होती थी। एक सेना थी दांडिक। दांडिक सेना जो होती थी वो हाथ में दंड धारण करती थी। दंड का मतलब आपका लाठी, ठीक है? और एक सेना होती थी खड्गिक। खड्गिक 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 का मतलब खड्ग, हाथ में जो तलवार पकड़ के घूमते थे, ठीक है? एक सेना मतलब एक पुलिस वाले थे डांडिक, जैसा आज भी होता है, और कुछ पुलिस वालों को आज रिवॉल्वर मिली होती है। वैसे उसमें कुछ पुलिस वालों को लाठी मिली थी, कुछ पुलिस वालों को उसमें तलवार मिली थी। तलवार वालों को खड्गिक कहा जाता था, लाठी वालों को डांडिक कहा जाता था, ठीक है? तो ये हो गई भैया इनकी सैन्य व्यवस्था। उसके अलावा जो भी इनका लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था थी। अब इनकी रेवेन्यू का हम मॉडल देखते हैं, तो उसमें जो इनकी राजस्व व्यवस्था थी, पैसा कैसे आता था उनका, तो पैसे का मेन जो सोर्स था उसमें वो हमारा भूमि कर था, कृषि कर था, खनिज कर था। इसके अलावा अन्य करों में आपका जैसे उसमें पशु होते थे, तो पशुओं का जो घी वगैरह था वो सब चला आ रहा था पहले से। उसके अलावा वृष्टि कर भी यहीं से हमको पता चलता है, वृष्टि कर यहीं से था, ठीक है? वृष्टि कर यानी कि बेगार, कुली बेगार के जो साक्ष्य मिलते हैं ना उत्तराखंड में, बेगार कर, वो यहीं से शुरू हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग ये आपको फैक्ट पता होना चाहिए कि जो वृष्टि शुरू हुई उत्तराखंड में, ये हमारा कत्यूरी शासन से ही हुआ। मैं आपको बता चुका हूँ कत्यूरी शासन जो था धर्म राज्य था। अब मेरा राजा अपनी पीड़ा से ज्यादा मेरे बारे में सोचता है। मैं कोई कष्ट लेकर अपने राजा के पास गया, राजा ने मेरा सॉल्यूशन कर दिया। तो जनता भी यार, जनता के मन में भी तो समर्पण होगा ना। तो जब भी राजा लोग गांव में विजिट करने आते थे या राजा कहीं जाता था, तो गांव के लोग फ्री फोकट में उसके साथ जुड़ जाते थे, उसकी सेवा करते थे। और गांव में जैसे राजा रुका तो उसके लिए फ्री सब्जियां ला रहे हैं, उसके लिए जो भी चीज वो खाना चाहता है, दूध दही मट्ठा घी फल फ्रूट जो भी खाना है, तो ये चीजें डेवलप हो गई। कत्यूरी शासन में इसलिए डेवलप हुई क्योंकि राजा अपनी प्रजा के बारे में हितैषी था। और बाद में जो राजा आए मध्यकालीन, उन्होंने इस प्रथा को अपनी जागीर समझ ली और ये जनता पे जबरदस्ती थोप दिया, जिससे ये कुप्रथा बन गई। पहले ये केवल एक प्रथा थी, ठीक है? यानी कि आप जब लॉ भी पढ़ेंगे तो लॉ में एक चीज होती है, टर्म आती है कि परंपरा रूढ़ी बन जाती है। ये परंपरा शुरू हुई थी उसमें कि जनता खुद सेवा करना चाहती थी अपने महाराज का, क्योंकि महाराज बहुत अच्छे होते थे उसमें। लेकिन यही जो आपकी परंपरा थी बाद में रूढ़ी बन गई, और रूढ़ी के बाद वो कुप्रथा बन गई, है ना? तो ये चीज हुई थी दोस्तों। आपका कभी क्वेश्चन बनेगा उत्तराखंड में कुली बेगार के साक्ष्य किस काल से प्राप्त होते हैं, ऑप्शन आ जाएगा कुमिंद काल, कत्यूरी काल, चंद काल या परमार काल। तो आपका आंसर क्या होगा? कत्यूरी काल, ठीक है? ध्यान रखिएगा। तो इसके अलावा वनों पे भी टैक्स था, कुछ लकड़ी अकड़ी लाने पे घाटों पे टैक्स लिया जाता था, चुंगी टैक्स लिया जाता था। तो बहुत प्रकार के टैक्स उसमें राजस्व के लिए थे, ठीक है? इसके अलावा राजस्व में भी कुछ अधिकारी थे, जैसे कि भोगपति या सौल्किक जो था वो कर वसूली अधिकारी था, वो टैक्स वसूल करता था। क्षेत्रपाल जो होता था वो राज्य कृषि पर नजर रखता था, एग्रीकल्चर का जो भी डेटा था, कैसी फसल हो रही है, किसकी कितनी फसल हो रही है, कौन उस हिसाब से कितना टैक्स देगा, मतलब अनाज के रूप में, ये सब काम करता था क्षेत्रपाल। उसके अलावा प्रभातार था जो कि भूमि मापने का काम करता था, जैसे आज अमीन करता है और जैसे हमारे चकबंदी अधिकारी होते, तो उस टाइप का काम करता था प्रभातार। उसके बाद देखिए अगला अधिकारी था उपचारिक या षटकोशचरित। तो ये भू अभिलेख को संबंधित अधिकारी था। जैसे आज भू अभिलेख किसके पास होते हैं, भू अभिलेख से संबंधित अधिकारी कौन होता है हमारे सबसे बोल सकते हैं कि जो तहसील स्तर में है या हमारा जो भी हमारा लोकल बॉडी होती है, तो वहां पे पटवारी हम देखते हैं। पटवारी या हमारा लेखपाल जो होता है ना, इसी के पास तो रहता है ना डेटा, गांव का पूरा जो भी जमीन का डेटा होता है। तो वैसा ही एक अधिकारी उसमें था, उपचारिक या सट्ट कोषचरी, जो भू अभिलेख संबंधी अधिकारी होता था, ठीक है? तो ये थे भैया इनका रेवेन्यू मॉडल, और इनके जो अन्य एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारे पद थे वो हमने देख लिए इसमें।
इसके अलावा देखिए खंडपति भी था एक पद, जो कि वन और खनिजों पर नजर रखता था, यानी कि वन से कौन कितनी लकड़ी ला रहा है, कौन पेड़ काट रहा है, उसमें टैक्स से डिसाइड होगा। उसके अलावा हो सकता है कि घर बनाने के लिए जो पत्थर लाई जाती होगी वनों से, मिट्टी लाई जाती होगी, उस पर भी कर होगा। खनिजों पे उसमें कुछ खनिज मिलते थे, तो उन खनिजों के देखिए कॉपर, जैसे कॉपर उसमें मिलना शुरू हो गया था, कॉपर के प्लेटें मिलती हैं उसमें की। उसके अलावा भी बहुत सी उसमें जैसे कि सेल खड़ी मिलती थी और खड़िया मिलता था, तो ये इन पे नजर रखते होंगे। इसके अलावा देखिए आभीर होता था, देखिए जो हमारा जितना भी उस समय मान के चलिए अंदर जो हमारा पशुओं से संबंधित काम होता था, पशुओं से यानी कि उसमें मेनली गाय होगी, गाय और भैंस। तो गाय भैंसों का जो दूध संबंधी काम करता था वो आपका अभीर करता था, यानी कि दुधारू पशुओं से दुग्ध आदि प्राप्त करने का कार्य कौन करता था? अभीर। ठीक है, अभीर बोलते थे इसको, ग्वाला जैसा पद था एक। इसके अलावा देखिए भैया जनता से, देखिए मैं बोल चुका हूं आपको कि आपका कुली बेगार जो प्रथा थी वो आपकी शुरू हुई थी कत्यूरी काल में स्वेच्छा से, लेकिन कत्यूरी काल के ही कुछ टाइम बाद, मतलब कत्यूरी काल के ही बीच में इसने धीरे धीरे गलत रूप धारण कर लिया और जनता से आपका बेगार ली जाने लगी। और जनता से बेगार ली जाने लगी तो जनता से बेगार लेने के लिए भी एक अधिकारी नियुक्त किया गया इनके द्वारा। ठीक है, तो जनता से बेगार लेने वाला जो अधिकारी था उस समय कत्यूरी काल में, इसको कहा जाता था भट्ट। क्या कहा जाता था? भट्ट। या इसको कहीं कहीं पे नाम मिलता है चार प्रचार। ठीक है, चार प्रचार, तो ये इसका नाम था। ये भैया हमारे जनता से बेगार लेते थे। तो ये जो शुरुआत हुई थी कुली बेगार की स्वैच्छिक थी, बाद में इसको क्या बना दिया गया दोस्तों, आपका स्वैच्छिक की जगह फिर राजा ने इसको थोपने वाला काम कर दिया, यानी कि इसको फिर मजबूरी में लोगों के पे थोपा गया। तो ये कहीं ना कहीं फिर बाद में देखो आप कितने सालों तक ये रहती है, 700 ईस्वी में कत्यूरी शासन हो रहा है शुरू। अब मान के चलिए 1000 ईस्वी के आसपास भी हमारे ये चीजें शुरू हो गई उनकी जनता से बेगार लेने वाली चीजें। तो उसके बाद हमारे देखिए 21वीं सदी में जब हम 20वीं सदी में जब हम आ रहे होते हैं, तो 20वीं सदी में खत्म होता है जब कुली बेगार आंदोलन होगा। तो पूरे 1000 साल लगते हैं इस कुप्रथा को हटाने का। ठीक है, तो ये था भैया आज कत्यूरी कालीन शासन व्यवस्था। कत्यूरियों की हमने स्थापत्य कला देखी, इसके अलावा प्रांतों का शासन देखा, कत्यूरी कालीन सेना व्यवस्था देखी, आय के साधन देखे, टैक्सेस देखे इनके कुछ, और इसके अलावा पदाधिकारी वगैरह अच्छे से आप लोग समझ पाए होंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती तो अपना लाइक दे दीजिए और कमेंट भी कीजिए जरूर। ठीक है, आपके एक एक कमेंट से बड़ा मोटिवेशन मिलता है और अगली क्लास के लिए और अच्छे फैक्टों के साथ और अच्छा क्लास को रोचक बना के आपके सामने प्रेजेंट करने का मोटिवेशन हमें भी अंदर से आता है। और बाकी इन रिवीजन क्लासेस को फॉलो कीजिए और साथ ही जो टेस्ट सीरीजें हमारी आ रही है उनको आप फॉलो जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए भैया ये हो गया हमारा यहाँ पे समाप्त कत्यूरी शासन। आप शुरुआत करेंगे नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आएगा उसमें देखेंगे, या तो बहु अराजकता का काल देखेंगे या फिर सीधे चंद वंश से शुरुआत करेंगे। ठीक है, क्योंकि जल्दी से जल्दी मैं इतिहास समाप्त करना चाहता हूँ, उस इतिहास के बाद हम देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण सीरीज उत्तराखंड जिला दर्शन। ठीक है, उत्तराखंड जिला दर्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, तो यहीं पे सेशन को समाप्त करता हूँ। बाकी जिनका ग्रुप सी का एग्जाम है भाई आगामी समय में, तो वो लोग ग्रुप सी 100+ फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट्स बाइलिंगुअल हैं जो, इनको आप इनरोल कर सकते हो। इसमें आपको पूरे 100+ फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जाएंगे और इसमें प्रत्येक पेपर में 100 क्वेश्चन है, 20 नंबर की हिंदी है, 30 की जीएस है, 10 नंबर की रीजनिंग है और 40 नंबर की उत्तराखंड जीएस है। और ये सभी क्वेश्चन बाइलिंगुअल होंगे हिंदी को छोड़ के, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे। तो जो भी इंग्लिश मीडियम वाले छात्र हैं या हिंदी मीडियम वाले छात्र हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, आप लोग इनरोल कर सकते हैं। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मुलाकात होगी, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय देवभूमि।